नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में और लास्ट क्लास में अपन ने राजस्थान की जनजातियों के बारे में चर्चा की थी कि जनजाति किसे कहते हैं कि जंगलों में वो निवास करती है, जंगलों या पहाड़ों में निवास करती है, आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी कमजोर होती है, वो होती है जनजातियां। राजस्थान में टोटल कितनी जनजातियां हैं? तो वो है 12। फिर बात करें कि जो जनजातियों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 342 में इनको अधिसूचित कर रखा है और अनुच्छेद 366 25 में इनको परिभाषित कर रखा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अपन देखें तो राजस्थान में इनकी टोटल जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 92.5 लाख के आसपास इनकी टोटल जनसंख्या है। फिर उसके अलावा हम बात करें कि जनजातियों के बारे में कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, तो सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं उदयपुर में। कहाँ पर निवास करती है? सर्वाधिक उदयपुर में। और न्यूनतम कहाँ करती है? तो बीकानेर में निवास करती है। उसके अलावा अपन ने देखा था मीणा जनजाति के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी कि मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास कहाँ करती है, तो मीणा जनजाति जयपुर में सर्वाधिक निवास करती है। इनकी टोटल जनसंख्या कितनी है मीणाओं की? तो वो है लगभग 43.5 लाख के आसपास। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है अपनी मीणा जनजाति। और मीणाओं का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वो है मीन पुराण, मुनि मगन सागन के द्वारा रचित, जो कि इनके धर्म गुरु भी कहलाते हैं। और मीन शब्द से मीणा बना हुआ है। और इसके धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसी चरण में अपन आगे बात करें आज राजस्थान की सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। कौन सी है? भील। और भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान वाला। क्या? तीर कमान। आगे बात करें कि दूसरी अपन ने इसको सबसे बड़ी जनजाति कहा है, तो इसकी जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या इसकी लगभग 41 लाख जनसंख्या है। वर्ष 2011 के अनुसार 41 लाख जनसंख्या है। और राजस्थान में सर्वाधिक निवास कहाँ करते हैं भील? तो भील करते हैं बांसवाड़ा में। कहाँ पर? बांसवाड़ा। सेकंड नंबर पे आ जाएगा डूंगरपुर, और डूंगरपुर के अलावा करते हैं उदयपुर में। तो आप हेडिंग डालें भील जनजाति। कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? भील। और फर्स्ट बात तो इसमें ये लिखें कि भील शब्द की उत्पत्ति भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से मानी गई है। किससे मानी गई है? द्रविड़ भाषा के बिल से। और बिल के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा तीर कमान। क्या हो जाएगा? तीर कमान। द्रविड़ भाषा के बिल से मानी गई है। इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भी कौन सी है? तो वो है अपने भील जनजाति। तो ये बात भी नोट करें, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो वो भी अपनी भील जनजाति। आगे हम बात करें कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या इनकी कितनी है? तो वो है लगभग 41 लाख। 41 लाख इनकी जनसंख्या किसके अनुसार है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या कितनी है? तो 41 लाख इनकी जनसंख्या है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक निवास और सर्वाधिक निवास कहां करते हैं? तो सर्वाधिक निवास एक तो हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे बांसवाड़ा।
बांसवाड़ा, 2 पे हो जाएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर, और आगे बात करें तो उदयपुर, उदयपुर। इनको क्रम वाइज ही याद रखना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो उदयपुर में, उसके अलावा डूंगरपुर, और थर्ड नंबर पे हो जाएगा उदयपुर में इसकी सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती। ये होती है अपने भील जनजाति की सामान्य चर्चा। अब हम बात करें इसकी उत्पत्ति को लेकर, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे हम बात करें, एक व्यक्ति हुए रोने, कौन है? विद्वान का नाम है रोने। उनकी पुस्तक है द वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने कहा है कि भील जनजाति का संबंध या मूल स्थान कहां से? तो वो है मारवाड़ से। कहां से इनका मूल स्थान? मारवाड़ से बताया है। एक तो व्यक्ति है रोने, कौन है? रोने, और इनकी पुस्तक है द वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, द वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा है कि भीलों का मूल स्थान कहां है? तो मारवाड़ है। भीलों का मूल स्थान मारवाड़ है। ऐसा किसने कहा है? तो रोने ने। और इनकी कौन सी बुक में कहा गया है? तो द वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने कहा है कि भीलों का मूल स्थान मारवाड़ है। आगे एक व्यक्ति और हुए हैं जिनका नाम है मजूमदार। क्या नाम से? मजूमदार। उनकी पुस्तक है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने कहा है कि निग्रोटा जाति से हुई है। मजूमदार, मजूमदार। और इनकी पुस्तक है रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, कल्चर्स ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या कहा है कि निग्रोटा जाति से हुई है। निग्रोटा प्रजाति से संबंध किससे बताया? निग्रोटा प्रजाति से उत्पत्ति, संबंध या ऐसे लिख लो, उत्पत्ति, संबंध या उत्पत्ति। तो किससे बताइए? तो ये बताइए निग्रोटा जाति से। आगे हम बात करें, एक व्यक्ति हुए गुहा प्रोटो। क्या, कौन व्यक्ति है? गुहा प्रोटो, जिन्होंने भीलों का संबंध किससे बताया? ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से। किससे बताया? ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से। गुहा प्रोटो, गुहा प्रोटो। भीलों का संबंध, भीलों की उत्पत्ति या भीलों का संबंध, उत्पत्ति ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से। किससे बताया? तो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से बताया है। आगे हम एक व्यक्ति और है, दो व्यक्ति, क्रुक और रिजले। कौन है? क्रुक और रिजले, जिन्होंने भीलों का संबंध किससे बताया है? तो द्रविड़ जाति से बताया। किससे बताया? द्रविड़ जाति से। एक तो है क्रुक व रिजले। क्रुक व रिजले भीलों का संबंध, भीलों का संबंध द्रविड़ जाति से बताया। किसने बताया? तो क्रुक व रिजले। एक व्यक्ति और हुए जीसी थॉमसन। कौन है? जीसी थॉमसन, जिन्होंने बिली व्याकरण की रचना की। किसकी? बिली व्याकरण की रचना की है। आगे हम बात करें, एक व्यक्ति है जीसी थॉमसन। जीसी थॉमसन, इन्होंने क्या है? बिली व्याकरण की रचना।
बिली व्याकरण की रचना किसने की है? तो जीसी थॉमसन ने। जीसी थॉमसन के अलावा एक व्यक्ति और हुआ है, कर्नल जेम्स टोड, जो आप राजस्थान हिस्ट्री की क्लासों में उसका नाम सुना होगा अपन ने काफी बार, और उन्होंने राजस्थान हिस्ट्री के लिए काफी शब्द भी कहे। उन्होंने भीलों का वन पुत्र कहा है। क्या कहा है? भीलों को वन पुत्र कहा है। किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने क्या कहा है कि भीलों को वन पुत्र कहा। क्या कहा है? भीलों को वन पुत्र कहा है। यह किसके बारे में? अपन भील जनजाति के उत्पत्ति से संबंधित मत थे। यह हेडिंग डाल देना आप, उत्पत्ति के मत। उत्पत्ति के मत कौन कौन से मत थे? कि रोने, एक व्यक्ति हुए रोने, जिन्होंने द वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है, उसमें कहा है कि भीलों का मूल स्थान कहाँ है? तो मारवाड़ है। एक व्यक्ति और मुजमदार, जिन्होंने क्या कहा है? इनकी पुस्तक है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, निग्रोटा प्रजाति से इनका उत्पत्ति से बताया है। एक है गुहा प्रोटो, भीलों की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से बताई है। फिर आगे बात करें क्रूक और रिजले, तो इन्होंने द्रविड़ भाषा से संबंधित द्रविड़ भाषा से इनका संबंध बताया। एक हुए जेसी थॉमसन, बिली व्याकरण की रचना किसने की है? तो जीसी थॉमसन ने की है। उसके अलावा कर्नल जेम्स टोड, भीलों को वन पुत्र कहा है। यह बात होती है इनके उत्पत्ति से संबंधित। आगे हम बात करते हैं भीलों के बारे में, कि इनके आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में, कि इनके घरों को क्या कहते हैं, इनका मुखिया कौन है, गांव को क्या कहते हैं, गांव का मुखिया को क्या कहते हैं, आदि के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इनके घरों को क्या कहते हैं? अपन बात कर रहे हैं इसके घर की। घर को क्या कहेंगे? कू या टापरा। पहले बात करते हैं अपन घर की। घर, तो घर को तो अपन कहेंगे कू या टापरा, कू या टापरा। फिर हम बात करें इसके गांव, तो गांव को कहते हैं पाल। क्या कहेंगे? गांव को पाल, पाल के नाम से जाना जाता है। और गांव का मुखिया, गांव का मुखिया, तो गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। फिर हम बात करें इसके जो घर हैं, घर के बाहर का छज्जा है, या छाया बनी हुई है घर के बाहर, जिसको अपन बरामदा कहते हैं। तो बरामदा, इन बिलों में बरामदा किसको कहते हैं? डालिया को। क्या कहते हैं उनके बरामदे को? डालिया, बरामदा। और बरामदे को अपन कहते हैं डालिया। क्या कहेंगे? डालिया। बरामदे को कहा जाता है डालिया। एक शब्द है कांडी। क्या शब्द है? कांडी, जिसको ये क्या मानते हैं? गाली मानते हैं। कांडी को ये गाली मानते हैं, जबकि इसका अर्थ क्या है? बाण चलाने वाला। क्या अर्थ है इसका? बाण चलाने वाला। इसे गाली मानते हैं। और एक शब्द और है पाडा, जिसे ये सुनकर खुश होते हैं। आगे हम बात करें, एक शब्द है पाडा। क्या शब्द है? पाडा। इसे सुनकर ये लोग खुश होते हैं कि हमें कोई अच्छी बात कही हो। जैसे इसे सुनकर खुश होते हैं। किसे सुनकर खुश होते हैं? तो पाडा सुनकर खुश होते हैं। आगे हम बात करें, एक शब्द है मेलनी। क्या है? मेलनी। मेलनी क्या होता है? कि विवाह के अवसर पर
जो सामूहिक रूप से इनके सहयोग, कोई विवाह है, किसी एक व्यक्ति का विवाह है और गांव वाले मिलकर उसका सहयोग करते हैं सामूहिक रूप से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेहलनी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेहलनी कहते हैं। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर सामूहिक सहयोग, सामूहिक सहयोग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मेलनी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, विवाह के अवसर पर गांव वालों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया सहयोग क्या कहलाता है, मेलनी कहलाता है। आगे हम बात करें तो एक शब्द है दाजिया। दाजिया, दाजिया के अलावा बात करें अपन, एक है वालर। वालर को अपन कहते हैं झूमिंग। ये इनके कर्सी के प्रकार है। क्या है, कर्सी के प्रकार। और वालर, झूमर, वालर, चिमाता, क्या है, चिमाता। तो ये क्या है कि जो दाजिया है, क्या होता है कि पहाड़ की जो समतल भूमि होती है ना, उस पर की जाने वाली कर्सी क्या कहलाती है, दाजिया। जबकि पहाड़ों के ढलान पर जो कर्सी की जाती है उसको बोलते हैं वालर या जूमिंग। क्या कहते हैं, वालर या जूमिंग। चिमाता किसे कहते हैं कि जो वन होते हैं, वनों को जलाकर उसके बाद जो स्थान होता है, खाली स्थान करते हैं, वनों को जलाकर उस स्थान पर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं अपन, तो उसको कहा जाता है चिमाता कहा जाता है। तो इसमें नोट करें, समतल भूमि पर, समतल भूमि भूमि पर की जाने वाली कृषि, समतल भूमि पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, तो दाजिया। वालर पहाड़ों के ढलानों पर की जाने वाली कृषि, और वो कृषि क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वालर या जूमिंग। और चिमाता वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि, और वो कृषि क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है चिमाता। एक व्यक्ति होता है इसमें बडालिया। बडालिया क्या होता है कि जो विवाह होता है इनके, लड़का है लड़की है, लड़के पक्ष वाले और लड़की पक्ष वाले के जो बीच में मध्यस्थता करवाता है या सगाई करवाता है, वो व्यक्ति कहलाता है बडालिया। क्या कहलाता है, बडालिया। एक होता है अटक। अटक क्या है, इनकी गोत्र है। तो हम बात करें आगे, बडालिया। बडालिया, बडालिया के अलावा हम बात करें अटक, बडालिया, अटक। एक है अपना डाम। कौन सा शब्द है, डाम। और एक है सेमल। ये चार शब्द है। बडालिया विवाह में मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बडालिया। अटक इनकी गोत्र है। एक है डाम। डाम क्या होता है, इनकी चिकित्सा पत्ती है। डाम, बिलों की चिकित्सा पत्ती को क्या कहते हैं, डाम। सेमल क्या है, विवाह के अवसर पर इनमें जो अपने घर पे पौधा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेमल। और विवाह के अवसर पर लगाए जाने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, सेमल। तो बडालिया में लिखो आप, विवाह की मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, और वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो कहलाता है बडालिया। फिर बात करें अटक, बिलो की गोत्र है। बिलो की एक गोत्र, उसका क्या नाम है, तो वो है अटक। उसके अलावा हम बात करें डाम, बिलो की चिकित्सा पत्ती, चिकित्सा
पद्धति। और चिकित्सा पद्धति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डाम। और एक है सेमल, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर घर पर लगाया गया पौधा। और उसको क्या बोलते हैं? उस पौधे को अपन बोला जाता है उसको सेमल। और बात करें इसमें आगे कौन कौन से शब्द हैं, तो एक है नाचनिया ढोल। कौन सा ढोल? नाचनिया ढोल। मैं 3 ढोल के नाम लिख रहा हूं। एक तो है नाचनिया ढोल। नाचनिया के अलावा बात करें बोरी ढोल, बोरी ढोल, नाचनिया ढोल, बोरी ढोल। और बोरी के अलावा एक है देवाल ढोल, देवाल ढोल। तो हम बात करें कि नाचनिया ढोल क्या होता है, कि खुशी के अवसर पर जो ढोल बजाया जाता है वो होता है नाचनिया। और बोरी ढोल या बोरी को अपन बोलते हैं गारिया ढोल। कौन सा ढोल? गारिया ढोल भी कहते हैं। ये कोई संकट होता है उस समय बजाया जाता है, किसी संकटकालीन की परिस्थिति में बजाए जाने वाले ढोल को बोरी या गारिया ढोल कहा जाता है। एक है देवाल ढोल, कोई बीमारी है और उससे बचने के लिए जो ढोल बजाया जाता है उसको बोलते हैं अपन देवाल ढोल। तो नाचनिया ढोल में आप लिखो खुशी के अवसर पर बजाया गया ढोल। और वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नाचनिया ढोल। इसमें लिखो संकटकालीन समय पर बजाया जाने वाला ढोल। और वो ढोल कहलाता है बोरी ढोल, या इसी को बोलते हैं अपन गारिया ढोल। देवाल ढोल, तो देवाल ढोल क्या होता है? बीमारी से बचने हेतु, ऐसे लिखो किसी बीमारी से, किसी बीमारी से बचने हेतु बजाया गया ढोल। तो वो ढोल क्या, जो किसी बीमारी से बचने के लिए बजाया जाता है वो ढोल कहलाता है नाचनिया ढोल। इसके अलावा हम बात करें तो एक तो है, आगे शब्द की बात करें फायरे। फायरे ये क्या है? बिलों का रणघोष है। फायरे फायरे के अलावा बात करें तो एक तो है डोहल। डोहल, तो डोहल क्या कहलाता है कि बिलों में जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना उसको बोलते हैं डोहल। एक होता है बोलावा। क्या होता है? बोलावा। और बोलावा क्या होता है कि बिलों में जो मार्गदर्शन का कार्य करता है वो व्यक्ति कहलाता है डोहल। फायरे फायरे बिलों का रणघोष। युद्ध करने से पहले ये फायरे फायरे का नारा लगाते हैं। डोहल क्या कहलाता है? बुजुर्ग व्यक्ति। बुजुर्ग व्यक्ति। और बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डोहल। आगे बात करें बोलावा, बिलों का मार्गदर्शन, बिलों का मार्गदर्शक कराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डोहल कहलाता है। आगे बात करें हऊ। हऊ
तो हऊ किसको बोलते हैं? जो युवक होता है उसकी जो सांस होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? जो युवक अपनी सांस होती है उसको क्या बोलता है भीलों में? हऊ। भील जनजाति में, भील जनजाति के, भील जनजाति के युवक अपनी सांस को हऊ कहता है। किसे कहता है? तो अपनी सांस को क्या कहता है? हऊ कहता है। आगे और शब्द है इनके भीलों के, उसकी बात करें अपन तो आगे शब्द है, एक तो है राजस संघ, राजस संघ। और राजस संघ को क्या है? ये उदयपुर की एक संस्था है जो भीलों में जो भील खेती करते हैं उसकी पैदावार का उचित मूल्य दिलाने वाली उदयपुर में कार्यरत संस्था है। कौन सी है? तो वो है राजस। भीलों को पैदावार का उचित मूल्य दिलाने हेतु उदयपुर में कार्यरत संस्था। और वो कौन सी संस्था है? तो वो है राजस संघ। इसका अलावा हम बात करें, एक शब्द है सीरा चोकली। सीरा चोकली या इसे चीरा बावसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीरा बावसी, सीरा चोकली, या इसी को अपन बोलते हैं चीरा बावसी। इसके अलावा एक शब्द है आगड़। क्या है? आगड़ के अलावा एक है मात्रलोक। ये तीनों शब्द हैं जो किससे संबंधित है? ये तीनों मृत्यु से संबंधित हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके लकड़ी का स्मारक बनाया जाता है तो वो तो होता है सीरा चोकली या चीरा बावसी। आगड़ क्या होता है? कोई पुरुष मर गया और सफेद क्या बोलते हैं, सफेद जो पत्थर होता है ना उसमें उसका स्मारक बनाया जाता है तो वो होता है आगड़। और एक है मृत्युलोक। तो मृत्युलोक क्या होता है कि कोई महिला मर जाती है जब भीलों की, और जो काले पत्थर से इसका स्मारक बनाया जाता है उसको बोलते हैं अपन मृत्यु लोक। तो सीरा बावसी या चीरा लोक में लिखो भीलों में मृत व्यक्ति की स्मृति में लकड़ी का स्मारक। और जो लकड़ी का स्मारक बनता है तो वो कहलाता है चीरा बावसी या सीरा चोकली। जबकि एक बात करें अपन आगड़, एक है आगड़। आगड़ क्या होता है? भीलों में मृत व्यक्ति की स्मृति में सफेद पत्थरों से स्मारक बनाना। सफेद पत्थरों का स्मारक। जो सफेद पत्थरों का स्मारक बनते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? तो उसको बोला जाता है आगड़। जबकि मृत्युलोक कौन सा? मात्रलोक। तो मात्रलोक क्या होता है कि भीलों में
बिलों में महिला की मृत महिला की, ऐसे लिखो, मृत महिला की स्मृति में काले पत्रों से स्मारक बनाना, काले पत्रों का स्मारक बनाना, वो कहलाता है मातृलोक। इसके अलावा हम बात करें गेंड से, एक व्यक्ति और है, सॉरी एक शब्द और है गेंड से, और वो क्या होता है कि जो मृत्यु, महिला हो या पुरुष, उसकी मृत्यु हो गई और जो मृत्यु के संस्कार करवाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो गेंड से कहलाता है। क्या कहलाता है, गेंड से। यह होता है बिलों में मृत्यु के संस्कार पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, गेंड से। और हम बात करें, एक है दापा, एक शब्द है दापा, आगे लिख देते हैं उसको, दापा। दापा क्या होता है, वधु का मूल्य। वधु मूल्य क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दापा। क्या कहलाता है, वधु मूल्य दापा कहलाता है। वधु का मूल्य क्या कहलाता है, दापा। आगे हम बात करें बिलों की वेशभूषा के बारे में, कि जो भील जनजाति के लोग हैं वो किस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं। तो यहां हेडिंग डाल देना छोटी सी, वेशभूषा। और वेशभूषा में हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं महिला की, कि महिलाओं में किस किस प्रकार की हम बात करें महिलाओं में किस किस प्रकार की वेशभूषा है, तो एक तो है अंगरूठी। कौन सा शब्द है, अंगरूठी। और अंगरूठी क्या होता है कि इसका जो भील महिलाओं का प्रमुख जो मुख्य वेशभूषा है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, अंगरूठी। अंगरूठी के अलावा बात करें पीरिया, तो पीरिया क्या है कि विवाह के अवसर पर जो पहनी गई पोशाक होती है उसको बोलते हैं अपन पीरिया। एक है सिंदरी, एक वेशभूषा है सिंदरी। और सिंदरी क्या होती है कि जो भील महिलाएं हैं उनका साड़ी होती है, उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, सिंदरी। अंगरूठी मुख्य वेशभूषा उसको तो बोलते हैं अपन अंगरूठी। विवाह के अवसर पर पहनी गई पोशाक, विवाह अवसर की पोशाक साड़ी। पीरिया सिंदरी क्या कहलाती है, तो भील महिलाओं की साड़ी क्या कहलाती है, तो पीरिया। एक है कछाबू, एक शब्द है कछाबू। कछाबू क्या होता है कि जो भील महिलाओं का घुटने तक का जो घाघरा है, लंबा घाघरा घुटने तक का, उसको बोलते हैं अपन कछाबू। क्या बोलते हैं उसको, कछाबू। और एक होता है इसी का शब्द है कछाबू का, एक है कटकी, जो क्या कहलाता है, जो भील महिलाओं की कन्या होती है छोटी, जिनकी ओढ़नी ओढ़ती है, अविवाहित कन्याएं,
वो कहलाती है कटकी। एक शब्द है कटकी, कटकी। और अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है कटकी। महिलाओं का घुटने तक का लंबा घाघरा, और वो घाघरा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कछाबू। अविवाहित कन्याओं की, अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी। ये बात होती है अपने भील जनजाति की महिलाओं की मुख्य मुख्य वेशभूषा की। आगे हम बात करें पुरुषों, जब महिला की बात की तो इसी के साथ अपन पुरुषों की भी बात करें। तो इस साइड लिखें आप पुरुष, पुरुष। और पुरुषों में एक शब्द है लीलड़ा। जो पुरुषों की मुख्य वेशभूषा है, जो इनकी धोती है ना मुख्य, उसको बोलते हैं अपन लीलड़ा। क्या बोला जाता है उसको? लीलड़ा। सॉरी, इसको नहीं बोलते। विवाह के अवसर पर पहनी गई धोती, उसको बोलते हैं लीलड़ा। विवाह के अवसर पर पहनी गई धोती। और जो विवाह के अवसर पर धोती पहनते हैं उसको बोलते हैं लीलड़ा। और एक शब्द है पोत्या। क्या शब्द है? लीलड़ा, पोत्या। और में सफेद रंग की धोती होती है उसको बोलते हैं अपन पोत्या। सफेद रंग की, सफेद रंग की धोती। सफेद रंग की धोती क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अपनी पोत्या। और इसके अलावा हम बात करें पोत्या के अलावा तो और कौन सा है? ये मुख्य मुख्य भील जनजाति के वेशभूषाओं में आते हैं। और पुरुषों की वेशभूषा में बात करें अपन तो इनके अब ये मुख्य मुख्य है। और इसके अलावा और बात करें तो इनके देवी देवताओं की, इसके आराध्य देव कौन है? तो वो है टोटम। कौन है? टोटम। एक शब्द है टोटम। टोटम। टोटम के अलावा बात करें तो भगत पंथ। भगत पंथ। भगत पंथ के अलावा एक है उंदरिया पंथ। उंदरिया पंथ। ये दोनों पंथ भील जनजाति में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। और टोटम क्या है? तो भीलों के देवता क्या कहलाते हैं? टोटम कहलाते हैं। भीलों के देवता और देवता कहलाते हैं टोटम। उसके अलावा हम बात करें ये दोनों तो भीलों में प्रचलित, भीलों में प्रचलित पंथ कौन कौन से? तो एक तो है भगत और एक है उंदरिया। इनका एक है बेणेश्वर धाम। इनका बेणेश्वर मुख्य स्थान है जहां भीलों का बेणेश्वर धाम यह कहलाता है। भीलों का कुंभी, सॉरी आदिवासियों का कुंभी कहते हैं। और बेणेश्वर धाम कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है नवाटापुर डूंगरपुर में। नवाटापुर और डूंगरपुर जिले में। नवाटापुरा डूंगरपुर। डूंगरपुर यहाँ 3 नदियों का संगम है, सोम, माही और एक है जाकम। सोम, माही, जाखम, ये त्रिवेणी संगम है। और यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। मेला लगता है माघ पूर्णिमा। आदिवासियों का
कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। और बेणेश्वर धाम पर बात करें अपन, बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर धाम के अलावा हम बात करें इनकी माता, एक है बराड़ी माता, बराड़ी माता। ये इनकी विवाह की देवी है। कौन सी? विवाह की देवी। भीलों में, भीलों की विवाह की देवी कौन सी है? तो वो है बराड़ी माता। इसके अलावा हम बात करें गोटिया अम्बा, एक मेला और है गोटिया अम्बा। ये गोटिया अम्बा कहाँ है? तो बांसवाड़ा में। गोटिया अम्बा का मेला गोटिया अम्बा मेला। और गोटिया अम्बा का मेला कहाँ है? तो ये है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और इसे बिलों का कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बिलों का कुंभ, बिलों का कुंभ किसे कहते हैं? तो गोटिया अम्बा को कहा जाता है। आगे इसमें प्रथा की बात करें, तलाक की प्रथा है। एक तो छेड़ा पाड़ना और एक है डाकण प्रथा, जो कि इसमें प्रथा है बिलों की प्रथा। तो एक तो है छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना के अलावा डाकण प्रथा, डाकण प्रथा। और बात करें झगड़ा प्रथा, झगड़ा प्रथा। तो छेड़ा पाड़ना क्या है? कि बिलों में तलाक की प्रथा, तलाक की एक प्रथा। कौन सी है? छेड़ा पाड़ना। झगड़ा प्रथा भी क्या है? तलाक की प्रथा। कौन सी है? तो वो है झगड़ा प्रथा। एक है डाकण प्रथा, ये इसमें बिलों की है और इस पर प्रतिबंधित है। वर्तमान में इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा। और जो डाकण प्रथा है इस पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो एमबीसी ने। और कब लगाया? तो 1853 में लगाया। और हम बात करें बिलों की जो विवाह के प्रकार है, इसमें अलग अलग विवाह के, जैसे परिवीक्षा विवाह हो गया, हट विवाह हो गया। हट विवाह क्या होता है? कि लड़का लड़का और लड़की भाग कर विवाह कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हट विवाह। परिवीक्षा विवाह, जिसमें लड़के के साहस की और वीरता का परिचय देने के बाद जो विवाह होता है वो होता है परिवीक्षा विवाह। एक होता है सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है कि लड़का लड़की के घर पर रहकर जो अपने लड़की के माता पिता होते हैं उनकी सेवा करता है, और बाद में जब विवाह करते हैं तो वो होता है, एक होता है सेवा विवाह होता है। इसी के साथ हम बात करें तो हाथी वेंडो विवाह। तो हाथी वेंडो विवाह में क्या होता है कि पीपल के वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं, तो वो होता है हाथी वेंडो विवाह। के प्रकार, तो इसमें हम बात करें, एक तो है अपना कौन सा? भगोरिया, भगोरिया विवाह, भगोरिया विवाह। भगोरिया के अलावा हाथी वेंडो विवाह, हाथी वेंडो विवाह।
हाथी वेंडो के अलावा बात करें तो परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा के अलावा बात करें तो एक है हट विवाह और हट विवाह के अलावा सेवा विवाह और ये भगोरिया विवाह क्या होता है कि मेलों में लड़का लड़की अपने साथी को चुनते हैं और विवाह करवा दिया जाता है। मेलों में विवाह करना, कोई मेला है और जैसे गोटिया अम्बा का मेला हो गया, बेणेश्वर धाम का मेला हो गया, जो आदिवासियों के मेले हैं उनमें मेलों के समय जो विवाह होते हैं उनको बोलते हैं भगोरिया विवाह। हाथी विवाह क्या होता है, इसमें पीपल वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह, तो साक्षी मानकर विवाह करते तो वो तो होता है अपना हाथी वेंडो विवाह। परिवीक्षा विवाह, इसमें क्या होता है कि लड़के के साहस व वीरता का परिचय, लड़के को क्या करना होता है कि अपने साहस और वीरता का परिचय देना होता है। एक है हट विवाह, इसमें क्या होता है कि लड़का लड़की भागकर शादी करते हैं, वो क्या होता है हट विवाह। एक है सेवा विवाह, लड़का लड़की के घर कुछ समय के लिए, लड़का लड़की के घर कुछ समय रहकर सेवा करता है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है सेवा विवाह। भगोरिया विवाह मेलों के समय किया जाने वाला विवाह भगोरिया विवाह। हाथी वेंडो पीपल के वृक्ष को साक्षी मानकर किया जाता है, तो वो होता है हाथी वेंडो विवाह। उसके अलावा परिवीक्षा विवाह, लड़के की साहस और वीरता का परिचय लड़का देता है, और वो होता है परिवीक्षा विवाह। हट विवाह, लड़का लड़की भागकर शादी करते हैं, तो वो होता है हट विवाह। और सेवा विवाह, जो लड़का है लड़की के घर पर रहकर लड़की के माता पिता की सेवा करता है और उसके बाद विवाह करवाया जाता है, तो वो कहलाता है अपना कौन सा विवाह, सेवा विवाह कहलाता है। साथ ही ये बात होती है अपने भील जनजाति के बारे में। और आज का समय यही होता है, तो इस क्लास को अपन आज क्या क्या पढ़ा अपन ने कि भील जनजाति शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील से हुई, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है और इनकी संख्या कितनी है, तो 41 लाख है। कितनी है, 41 लाख है। और सर्वाधिक निवास कहाँ करती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। यहीं पर एक बात और लिख लो, राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है अपनी भील जनजाति। फिर हमने बात की थी इनके उत्पत्ति को लेकर कुछ मत थे, तो एक तो विद्वान हुए रोने, जिन्होंने इसका मूल स्थान कहाँ बताया, मारवाड़। एक व्यक्ति हुए मजूमदार, जिनकी पुस्तक है रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने निग्रोटो प्रजाति से इनकी उत्पत्ति
बताइए। फिर आगे बात करें गुहा प्रोटो, बिलों की उत्पत्ति किससे बताइए, तो ऑस्ट्रेलियाड जाति से बताइए। किससे बताइए, ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से इनकी उत्पत्ति बताइए। क्रुक और रिजले द्रविड़ जाति से संबंध बताया। जेम्सन तो इन्होंने बिली व्याकरण लिखी। कर्नल जेम्स टोड वन पुत्र कहा है। फिर इसके अलावा हमने बात की इनके कुछ शब्दावली के बारे में। भील जनजाति में अधिकांश शब्दावली है जिनको अपन को पूरा याद रखना पड़ेगा। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। घर को क्या कहते हैं, टापरा। गांव को क्या कहते हैं, पाल। और गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती। और बरामदा को क्या कहते हैं, डाड़िया। और आगे बात करें कांडी, तो कांडी क्या होता है, इसे गाली मानते हैं, जबकि इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है कांडी का, तो कांडी का वास्तविक अर्थ होता है, वो होता है बाण चलाने वाला। क्या होता है, बाण चलाने वाला। और आगे हम बात करें इसकी, तो वो है पाड़ा। पाड़ा सुनकर खुश होते हैं। मेलनी, जो विवाह के अवसर पर सामूहिक रूप से सहयोग दिया जाता है गांव वालों की तरफ से, वो होता है मेलनी। फिर है अपना दाजिया, जो पहाड़ों की समतल भूमि है, पहाड़ों के आसपास की और समतल भूमि पर की जाने वाली कृषि कहलाती है दाजिया। इनका काफी बार क्वेश्चन भी आ चुका है। वालर, जूमिंग, वालर और जूमिंग एक ही बात है। पहाड़ों के जो ढलान है और ढलान पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, वालर या जूमिंग। चिमाता, वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि। बडालिया, विवाह में लड़का और लड़की दोनों पक्ष को आपस में मिलाने वाला व्यक्ति होता है कि हाँ ये लड़का अच्छी, ये लड़का भी अच्छी है, लड़की अच्छी है, और जो मध्यस्थ रखता है दोनों के बीच में वो कहलाता है बडालिया। क्या कहलाता है, बडालिया। एक है अटक, बिलों की गोत्र। अटक क्या है, बिलों की गोत्र। डाम क्या है, जो बिलों में चिकित्सा की पत्ती है, कोई बीमार हो गया उस टाइम तो उस जो चिकित्सा पत्ती है उसको क्या बोलते हैं अपन, डाम। और विवाह के अवसर पर घर पर लगाया गया पौधा क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सेमल। हम बात करें आगे नाचनिया ढोल, खुशी के अवसर पर और संकट के समय बजाने जाने वाला। बोरी ढोल या गारिया ढोल। देवाल ढोल, किसी बीमारी से बचने हेतु बजाया जाने वाला। फायरे फायरे, इनका रणघोष, बुजुर्ग व्यक्ति को ढोल कहते हैं। बोलावा, जो बिलों का मार्गदर्शन करता है वो कहलाता है बोलावा। हऊ क्या होता है, बिलों में जो युवक होता है अपनी सास को क्या कहता है, हऊ। फिर हमने बात की थी राजस, जो बिलों में पैदावार करते हैं कृषि और उसका उचित मूल्य दिलाने के लिए जो उदयपुर में एक संस्था है उसका नाम है राजस संघ। और सीरा चोगली या चीराबासी, मृत व्यक्ति की स्मृति में लकड़ी का स्मारक। किसका, ये बातें मुख्य रूप से याद रखें, लकड़ी का स्मारक बनाते हैं तो वो तो होती है सीरा चोगली या चीराबासी। और एक है आगड़। आगड़ क्या होता है, सफेद पत्थरों से उसका स्मारक बना रहे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आगड़। और मात्र लोग, महिला की मृत्यु हो गई और उसका काले पत्थर पर उसका जो स्मारक बनाया जाता है काले पत्थर से, उसको बोलते हैं मृत्यु। गेंड से, गेंड से क्या होता है, मृत्यु के संस्कार को पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति गेंड से कहलाता है। फिर अपन ने देखा कि दापा वधु मूल्य होता है। फिर महिला और पुरुषों की अपन बात करें कि इसके मुख्य रूप से कौन कौन से इसमें वस्त्र हैं, अंगरखी, पीरिया, सिंदरी, कछाबू, ये महिलाओं के। पुरुषों के लीलड़ा, पोतिया। और बात करें आगे अपन ने देखा टोटम। टोटम क्या है, बिलों के देवता, ये धार्मिक जीवन है इनका। और भगत और उंदरिया, तो ये बिलों में प्रचलित पंथ है। बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर में सोम, मई, जाकम, 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। आदिवासियों का कुंभ, यहाँ मेला लगता है। माघपुर में बराड़ी माता। बिलों में विवाह की देवी कौन सी है, तो विवाह की देवी है बराड़ी माता। आगे हम बात करें गोटियांबा का मेला बांसवाड़ा, बिलों का कुंभ कहलाता है। और आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, तो साथियों बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। छेड़ा पाड़ना, इसमें तलाक की प्रथा है। डाकण प्रथा, जिसको प्रतिबंध कर दिया गया है। और किसने किया है, एमबीसी ने। कब किया है, तो 1853 ईस्वी में इसको बंद कर दिया। झगड़ा प्रथा एक तलाक की भी प्रथा है। फिर हमने बात की इसके विवाह के प्रकार। 5 प्रकार के विवाह होते हैं। एक तो होता है बगोरिया, हाथी वेंडो, परिवीक्षा विवाह, हट विवाह और सेवा विवाह। साथियों इसी के साथ अपनी भील जनजाति पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और साथियों अभी तक आपने जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही आप अच्छी अच्छी नेक्स्ट वीडियो मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।